नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। भोपाल में सियासी लड़ाई हवन कुंड तक जा पहुंची है। दिग्विजय सिंह के समर्थन में साधु संतों ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों साधु संत दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। यानी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में दिग्विजय ने भी अपनी गोटी चल दी है। अब जनता जनार्दन संत समाज बेवकूफ नहीं बनेगी। अब राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। सब साधु का कहना है, पूरे संत समाज का, कि राम राम ही अब की बार और बदल के रख दो चौकीदार। ये राजनीति का जंतर मंतर है, साध्वी की सियासी साधना का कार्य। तंत्र मंत्र के जाप के साथ कंप्यूटर बाबा भोपाल के चुनावी अखाड़े में कूदे और दिग्विजय को जीत का आशीर्वाद दे दिया। बीजेपी सरकार ने अभी तक बेवकूफी बनाया सारे संत समाज को। इन्होंने राम मंदिर कहा था, 5 साल में राम मंदिर भी नहीं बना पाए और फिर ले गए आ गए। अब जनता जनार्दन संत समाज बेवकूफ नहीं बनेगी। अब राम मंदिर नहीं तो मोदी नहीं। भोपाल में साधुओं ने डेरा जमाया, तंबू तन गए। साधुओं ने हठ योग की धुनी रमाई और भीषण गर्मी के बीच अग्नि के घेरे में तंत्र मंत्र की साधना में लीन। और इसके बाद शंखनाद, विजय घोष है। साधु संतों ने हवन पूजन और यज्ञ कराकर धर्म की जय और अधर्म की नाश का आशीर्वाद दिया। दिग्विजय सिंह हाथ जोड़े साधुओं के बीच पहुंचे। यज्ञ स्थल नारों से गूंज उठा, संत समाज की जय, गौ माता की जय। इसके बाद 5 पुरोहितों के मंत्रों के बीच दिग्विजय पत्नी के साथ यज्ञ में शामिल हुए, अग्नि की आहुति दी। ये बीजेपी के हिंदू कार्ड का जवाब है। बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को उतारा तो दिग्विजय सैकड़ों साधुओं के आशीर्वाद के साथ सामने आ गए। जहाँ धर्म है वहाँ साधु हैं, जहाँ साधु है वहाँ धर्म है। संत समाज अब धर्म से चलना चाहता है। प्रज्ञा ठाकुर के साथ धर्म नहीं है क्या? नहीं है। वहाँ बम ब्लास्ट है, वहाँ आतंकवाद है और वहाँ पे जो है वो हत्याकांड है। अरे दिग्विजय सिंह के ऊपर वो लोग आरोप लगाते कि उन्होंने भगवा आतंकवाद का नारा दिया है। अरे भगवा उनके साथ है। ये तो बीजेपी बरगलाने का काम करती है। बीजेपी के साथ अधर्मी के अलावा कुछ नहीं है। अधर्मी थे, अधर्मी हैं और अधर्मी रहेंगे। आज दिग्विजय सिंह को लाखों वोट जिताने का संतों ने दावा कर दिया। एक तरफ दिग्विजय सिंह के लिए साधु संत धुनी रमा कर बैठे, वहीं दूसरी ओर साध्वी प्रज्ञा का चुनावी प्रचार मंदिरों के चक्कर काट रहा है। आज फिर साध्वी परशुराम मंदिर पहुंची। यज्ञ का जवाब यज्ञ से दिया, जुबानी बयानबाजी का जवाब जुबानी बयानबाजी से दिया। सबको काम अपना अपना कर दीजिए। प्रभु निर्मल जन का मन पसंद करते हैं और इसलिए प्रभु मेरे साथ है, ठाकुर मेरे साथ है, राष्ट्रदेव मेरे साथ है, गुरुदेव मेरे साथ है। उन्हीं की जो रमाई आपके खिलाफ, उसका कुछ फल मिल पाएगा उन्हें? अब वो तो ठाकुर ही जानते हैं, वो देने वाले वो है। भोपाल सीट कांग्रेस और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। इस धर्म युद्ध में तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, साधु संत, यज्ञ हवन सब कुछ है। यही वजह है कि इस सीट को हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर देखा जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा की काट के लिए राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी दिग्विजय साधुओं की शरण में है। उन्हें बीजेपी से नाराज चल रहे कंप्यूटर बाबा का साथ भी मिल गया है। अब भोपाल के वोटर ही तय करेंगे कि किसकी साधना सच्ची थी और किसकी सियासी। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति का जंतर मंतर है ये, जिसके जरिए वोटों की सियासत चली जा रही है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज हरियाणा की चुनावी दौरे पर थीं। अंबाला की रैली में प्रियंका ने पीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के बहाने प्रियंका ने पीएम मोदी पर तंज कसा। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंबाला की चुनावी रैली में दिनकर की कविता हथियार बनी। पीएम पर अहंकार से भरे होने का कटाक्ष उछला।
प्रियंका ने इशारों में पीएम की तुलना दुर्योधन से की। अपनी असफलता छुपाने के लिए ये देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। बिना नाम लिए ही सही, लेकिन ये पीएम मोदी पर अब तक का प्रियंका का सबसे बड़ा हमला है। प्रियंका का तंज बीजेपी को जबरदस्त चुभा भी। तुरंत ही अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पलटवार वाला तीर चलाया। कहा 23 मई को पता चलेगा कि दुर्योधन कौन है। तो वहीं यूपी के मुखिया ने प्रियंका पर बच्चों को गाली सिखाने का आरोप मढ़ दिया। अभी प्रियंका वाड्रा ने कहा हरियाणा में अंबाला में कि मोदी जी दुर्योधन। प्रियंका जी, ये लोकतंत्र है, आपके कहने से कोई दुर्योधन नहीं बन जाता। 23 तारीख की मतगणना बता देगी दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है। वो 23 तारीख की मतगणना है। कांग्रेस के शहजादे पहले फेल हो चुके हैं और इसलिए जब वह फेल हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शहजादी को उतारा और उसके बाद क्या स्थिति हुई मैं देख के ताज्जुब कर रहा था। अमेठी में अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए कम से कम भारतीय नारी की गरिमा का पालन ही करते नहीं, अमेठी के मासूम बच्चों को गाली सिखा रही है। बहरहाल बच्चों की गाली वाले आरोप पर प्रियंका की सफाई पहले ही आ गई थी। कांग्रेस की दलील है कि इस वीडियो में प्रियंका पीएम के लिए अपशब्द बोलते बच्चों को रोकते हुए देखी गई थी। लेकिन सियासत है और ऊपर से चुनाव, तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि आरोपों के तीर उड़ते रहेंगे। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंबाला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। अंबाला की रैली के बाद प्रियंका ने रोहतक में रोड शो किया। सैकड़ों लोग की भीड़ रोड शो में पहुंची। इसके पहले प्रियंका हेलीकॉप्टर से उतरते ही ऑटो में सवार दिखी। ऑटो एक महिला चला रही थी और ठीक उसके बगल में प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए आपको जरा राजधानी दिल्ली लेकर आते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार गौतम गंभीर का प्रचार करने आए। चुनावी मुद्दों की बात करते करते योगी ने प्रियंका और राहुल गांधी पर विवाद खड़ा करने वाला बयान दिया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में ओपनिंग बैट्समैन की भूमिका में शानदार पारी खेली है और भाइयों बहनों उनका समर्थन करके मैं दिल्ली की जीत की ओपनिंग के लिए आपके बीच में आया हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर के लिए मंडावली में रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। योगी ने राहुल प्रियंका के लिए शहजादा और शहजादी शब्द का इस्तेमाल किया। जब वह फेल हुए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शहजादी को उतारा और उसके बाद क्या स्थिति हुई अमेठी के मासूम बच्चों को गाली सिखा रही है। हमने कहा भी ये गाली इटली वालों को दिलवाई है। कांग्रेस के अलावा सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। योगी ने कहा लोग हैरान हैं कि उन्होंने केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्यों चुना। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी ये देख करके कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री वे यहां की शासन व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बने हैं या धरना प्रदर्शन की मुखिया हैं, यही तय नहीं हो पाता है। दरअसल पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर के सामने कांग्रेस ने जहां अरविंदर सिंह लवली को उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी ने आतिशी मरलेना को उम्मीदवार बनाया है।
आतिशी के लिए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और जिग्नेश मेवानी ने प्रचार किया। जब से वो लोग दिल्ली में आए हैं, उन्होंने जिस किस्म का काम किया है, खास करके शिक्षा आतिशी जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य के एरिया में, वो काबिले तारीफ है। जब चपरासी का बेटा और राष्ट्रपति का बेटा एक बेंच पर बैठकर पढ़े और उस दिशा में कदम रखने की कोशिश ईमानदारी के साथ किसी ने किया है, तो उसमें आतिशी का अहम रोल है। आतिशी मरलेना के प्रचार में स्वरा और जिग्नेश के उतरने को भी बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। दिल्ली में 7 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहने का आरोप लगा रही है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली और कानून व्यवस्था के नाम पर महागठबंधन पर भी तीखे वार किए हैं। यूपी की पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए योगी ने महागठबंधन को लूट खसोट का रिश्ता करार दिया है। यूपी विधानसभा चुनावों में रमजान और दिवाली में बिजली सप्लाई का मुद्दा उठा था, तो लोकसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ विरोधियों को बिजली के झटके देने पर उतारू। गोरखपुर की रैली में योगी ने बिजली मुद्दे से महागठबंधन पर वार किए। बिजली के लिए जिन लोगों के पास 70 वर्षों के बाद पहली बार बिजली मिली है, हमने तो बिजली की जाति नहीं देखी ना। सपा बसपा की सरकार में देखा जाता था ना कि बिजली कब देनी है कब नहीं देनी है, कहां देनी है कहां नहीं देनी है। 4 जिलों में मिलती थी, 71 जिलों में नहीं मिलती थी। हमने तो नहीं कहा ना जाति है ना कोई मजहब है, हर एक को मिलेगी। योगी यही नहीं रुके, दशकों बाद हुए एसपी और बीएसपी के गठजोड़ को उन्होंने रिश्तेदारी करार दिया। जो लोग लूटते थे, डकैती डालते थे, वे लोग आज एक बार फिर से अपने लूट खसोट को जारी रखने के लिए फिर से नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। अब तो रिश्तेदारी भी जोड़ी जा रही है। जो पहले एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज कोई किसी की बुआ हो गई है, कोई किसी का भतीजा हो गया है, कोई किसी का चाचा हो गया है, कोई किसी का मामा हो गया है। योगी ने यह भी ऐलान किया कि 23 मई के बाद एसपी बीएसपी का गठजोड़ खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी उनकी चिंता छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान दें। तो उन्हें क्या चिंता है भाई, झगड़ा होगा कि मेल होगा, ये तो दोनों दलों के बीच की बात है, गठबंधन की बात है। उन्हें क्यों चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर। अली बजरंग बली वाले बयान पर चुनाव आयोग से पाबंदी झेलने के बाद योगी अब विरोधियों पर हमले में शब्द तो सावधानी से चुन रहे हैं, लेकिन वोटर भी समझदार है, इशारा समझ लेते हैं और इन्हीं इशारों पर पूरी राजनीति टिकी है। गोरखपुर से गजेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। उधर पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम में पीएम मोदी और ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी है। पीएम को टोलाबाजी टैक्स के आरोप से भड़की ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि उनका जी करता है कि वो पीएम मोदी को लोकतंत्र का थप्पड़ जड़ दे। নরেন্দ্র মোদী যখন বাংলায় এসে বলে মমতা ব্যানার্জির দল তোলাবাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় তীর ঠাসি একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাপ্পড়। जनता के सामने नारा लगाता हूँ जो होता है। पश्चिम बंगाल में ममता और मोदी के बीच मचे सियासी घमासान में आज अमित शाह भी कूद पड़े। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंगाल में एक के बाद एक 4 रैलियां करने वाले अमित शाह ने ममता पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। इससे पहले कल पीएम मोदी के हमलों के जवाब में ममता ने गुजरात दंगों का जिन बाहर निकाल लिया। ट्रिपल टी टैक्स, ये ट्रिपल टी टैक्स पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा तृणमूल तोलाबाजी टैक्स से परिचित है। ये तृणमूल तोलाबाजी टैक्स, ये है ट्रिपल टी टैक्स। তোলাবাজ বলছো, আমি যদি তোলাবাজ হই তুমি কি? তুমি কি? তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষ খুনের রক্ত দাঙ্গা করে করে দাঙ্গা করে করে দাঙ্গা করে করে। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया था कि फोनी तूफान को लेकर ममता ने उनसे बात नहीं की थी। इस आरोप से भड़की ममता ने कहा कि वो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानती।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি যখন কলকাতার কথা বলছিলেন আমি তখন খড়গপুরে বসেছিলাম, আমি কলকাতায় ছিলাম না যে আপনার সাথে কথা বলার কলকাতা থেকে সুযোগ ছিল। আপনি যে নির্বাচনের মিটিং করতে আসছেন আমি বুঝতাম আপনি নির্বাচনের মিটিং করতে আসছেন না, আমি যেতাম। উড়িষ্যাতে মিটিং হয়ে গেছে, ইলেকশন হয়ে গেছে, তাই নবীন পটনায়ক আপনার সাথে ঘুরেছে। আমার এখানে ইলেকশন আসা আমি করতাম না, আমি ইলেকশনের সময় আপনার সাথে ডায়াস শেয়ার করবো না, এটা মাথায় দিয়ে রাখুন। তার কারণ আপনাদের আমি তো আপনাকে নিয়ে কোনো প্রধানমন্ত্রী মানি না, নতুন প্রধানমন্ত্রী হলে তাকে বলবো। इसका जवाब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता को दिया। अभी ममता दी ने कहा कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। ममता दीदी, आप मुझे बताओ, आप देश के संविधान में विश्वास करती हो या नहीं करती? देश का संविधान कहता है देश की जनता जिसको चुनती है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। आपको न मानने से कुछ नहीं होगा और 5 साल की तैयारी कर दो, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन गए। अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल की 42 में से 23 से ज्यादा सीट जीतेगी। वहीं पुरुलिया की सभा में ममता ने पीएम मोदी को झूठा बताया और कहा कि देश को बीजेपी सरकार की जरूरत नहीं है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं, तो बिहार में भी ऐसी ही स्थिति है। बिहार की राजनीति अब डायनासोर और शुतुरमुर्ग की एंट्री उसमें हो गई है। आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए डायनासोर्स की बात कही, तो वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने आरजेडी को बता दिया शुतुरमुर्ग। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 23 मई को भूचाल आने और उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की भविष्यवाणी कर दी। 23 तारीख को भूचाल आएगा और कोई ठीक नहीं बिहार का चुनाव कितने महीने के अंदर हो जाए। लेकिन जैसे ही दोबारा आरजेडी और जेडीयू के बीच संभावित महागठबंधन का सवाल आया, तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दिया कि जेडीयू आग बबूला हो गई। देखिए, ये सवाल बेतुका सवाल है, इस पे हम लोगों ने जवाब दे रखा है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जी की पार्टी रहेगी तब ना। डायनासोर जैसे गायब हुआ था वैसे ही लोग गायब होने वाले हैं। शुतुरमुर्ग बन गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। गर्दन छिपा लेने से आंधी ऊपर से थोड़े ही निकल जाएगा, आंधी में सफाया उनका हो जाएगा। न पार्टी बचेगी और न गठबंधन उनका बचेगा। इसलिए डायनासोर वगैरह हम लोगों को बनाने के पहले जमीन पर अपनी हैसियत देख लें, और सिवाय एक अप्रेंटिस और नौसिखिए राजनीतिज्ञ के उनकी कोई खुद की पहचान नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। जेडीयू ने दावा किया कि महागठबंधन में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी है, ऐसे में एनडीए के लिए चिंता की बात नहीं है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। उधर पीएम मोदी के राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कहने वाले बयान पर सियासत लगातार सुलगती ही जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के करीब 200 शिक्षकों ने एक खत लिखकर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया, तो जवाब में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही शिक्षकों का एक और गुट पीएम के समर्थन में चिट्ठी लेकर सामने आ गया है। दिवंगत नेता राजीव गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों की हम दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक कड़ी निंदा करते हैं। इतिहास भले और महान लोगों के काम दर्ज करता है, लेकिन छोटे लोगों की शिकायतों पर शायद ही कभी ध्यान देता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के करीब 200 शिक्षकों की ये चिट्ठी राहुल गांधी के गुरु और कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा ने जारी की है। लबोलुआब ये कि राजीव गांधी जैसे महान व्यक्ति की आलोचना करके पीएम मोदी ने बेहद गलत किया है। हालांकि हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले शिक्षक नेता खुद मान रहे हैं कि राजनीति से परे कुछ भी नहीं है और वो खुद कांग्रेस समर्थक हैं। मैं प्रो कांग्रेस विचारधारा का हूं, मैं कांग्रेस का विचारधारा का समर्थन करता हूं। हम अगर आज गलत को गलत नहीं कहेंगे तो इतिहास भी माफ नहीं करेगा। राजनीति अब चिट्ठियों से हो रही है, तो जवाब में एक चिट्ठी बीजेपी के समर्थन में भी आ गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही शिक्षकों के नाम के साथ इस चिट्ठी में सवाल उठाए गए हैं। क्या राजीव गांधी का कार्यकाल समीक्षा और सवालों से परे है? राजीव गांधी ने सिख विरोधी दंगों को जायज ठहराया था,
इसे भुला दिया जाए। भोपाल त्रासदी के जिम्मेदार वारेन एंडरसन की भागने में राजीव गांधी ने मदद नहीं की थी। बोफोर्स के बिचौलिए क्वात्रोकी को जांच का सामना करने से किसने बचाया? कांग्रेस को लग रहा है कि इस चिट्ठी की बदौलत वो मोदी के खिलाफ माहौल बना लेगी। दूसरी तरफ बीजेपी मोदी के बयान को 100% सही ठहरा रही है। I am delighted that they all came together, signed a piece of paper which is condemning what Prime Minister Narendra Modi said about former Prime Minister Rajiv Gandhi. I appreciate their support. The Prime Minister has raised a very relevant issue about corruption during Sri Rajiv Gandhi's time, about the way in which institutions were undermined during Sri Rajiv Gandhi's time. विवाद बढ़ने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को राजीव के नाम पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। आज प्रियंका ने इसका जवाब दिया। अगर इनकी हिम्मत है भाजपा के प्रधानमंत्री की, तो इस चुनाव को मुद्दों पर लड़े, इस चुनाव को विकास पर लड़े, इस चुनाव को जनता की समस्याओं पर लड़े। कांग्रेस इस मामले की चुनाव आयोग से शिकायत भी कर चुकी है। इस पर फैसले का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। वहीं मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर जंग छिड़ी है कि किसने कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की। आज तक को एक ऐसा दस्तावेज मिला है जिससे कांग्रेस का 6 सर्जिकल स्ट्राइक का दावा खारिज हो जाता है। 6 हमारी सरकार के, कांग्रेस सरकार के जमाने में, मनमोहन इंदिरा जी का तो छोड़ दीजिए, तो मैं ताजा बता रहा हूँ मनमोहन सिंह सरकार के जमाने। जब वीडियो गेम में ही स्ट्राइक करनी हो, अब तो 3 हो या 6 हो, 20 हो या 25 हो। जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी वाले सर्जिकल स्ट्राइक वीडियो गेम्स थे, तो वो कांग्रेस का अपमान नहीं करते, हिंदुस्तान की आर्मी का। माहौल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सर्जिकल स्ट्राइक के दावे और उन पर तंज ने सरगर्मी बढ़ा दी। पीएम मोदी और कांग्रेस के बीच बहस छिड़ी है कि किसकी सरकार में कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इन दोनों के दावे की सच्चाई सूचना के अधिकार के तहत दायर याचिका पर रक्षा मंत्रालय के जवाब से सामने आई है। जम्मू के आरटीआई कार्यकर्ता रोहित चौधरी की याचिका के जवाब में रक्षा मंत्रालय ने जो बताया उसकी कॉपी इंडिया टुडे के पास है। इसमें साफ लिखा है कि रक्षा मंत्रालय के पास 2016 से पहले किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी नहीं है। हाँ, 29 सितंबर 2016 को एलओसी पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी जिसमें कोई भी भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ था। लेकिन इस सवाल के जवाब में कि 2004 से 2014 के बीच कितनी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके पास उस अवधि के दौरान किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की कोई जानकारी नहीं है। जो जवाब मुझे दिया गया उसमें बताया गया कि 29 सितंबर 2016 को एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुई थी और उसमें हमारे किसी भी जवान को कोई हानि नहीं हुई। तो ये साफ जो डेटा है वो डीजीएमओ की तरफ से मुझे बताया गया था और इसके साथ साथ ये भी लिखा गया था कि डीजीएमओ के पास उससे पहले का 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक है सितंबर महीने की, उससे पहले का कोई भी डेटा जो है वो एज पर उनके जवाब के हिसाब से उनके पास नहीं है। आरटीआई के तहत दायर याचिका पर मिला ये जवाब कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन चुनावी माहौल में कांग्रेस अपने दावे से पीछे हट जाएगी, इसकी गुंजाइश कम ही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। चले इसी के साथ देश तक में आज की खबरों को लेकर बस यहीं पर समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।